तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने दो परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की होती है और आज की क्लास ये 12वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट और साथ ही 2022 और 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, लास्ट कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, दूसरा है एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा है डॉक्टर अरुण कृष्णन और लास्ट कह रहा है वर्गीज कुरियन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को दोनों याद रखिएगा। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन और पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के शर्तें निर्धारित की है। तो बताइए किस अधिनियम द्वारा जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की गई थी। पहला है बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970, दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक और लास्ट कह रहा है गृह मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 के तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तें निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला है एकल नागरिकता, दूसरा है द्विस्तरीय सरकार, तीसरा है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार और लास्ट कह रहा है लिखित और लचीला संविधान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यही करेक्ट हो जाएगा। एकल नागरिकता यही जो है भारत के संविधान में की विशेषता नहीं है। ठीक है, और बाकी के सभी द्विस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार और लिखित और लचीला संविधान, ये तीनों के तीनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि एकल नागरिकता भारतीय संविधान की जो है विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो बताइए भैया, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है विधानमंडल, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है विधायिका और लास्ट कह रहा है जनता। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका जो है उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था। ऑप्शन है मौद्रिक नीति सुधार, दूसरा है राजकोषीय नीति सुधार, तीसरा है वैश्वीकरण और लास्ट कह रहा है आर्थिक नीति सुधार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण यही जो है 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की प्राथमिक परिणाम था। और बता दें 1991 की जो है आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल को प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण
माना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डीपीएसपी को कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो बताइए भैया, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने प्रकार के स्तर दिए हैं? 5, 3, 4, 2। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 प्रकार के व्यवस्था के स्तर दिए हैं, ठीक है, राज व्यवस्था में। और बता दें ये 3 कौन कौन से हैं। पहला आपका ग्राम पंचायत है, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है आपका जिला पंचायत। तो ये तीनों की तुमने याद रखिएगा, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। यही जो है भारत के पंचायती राज व्यवस्था में 3 प्रकार दिए हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को उनके राजधानियों से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका देश दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राजधानियां दिया है। तो पहला कह रहा है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होती है, तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है कोलंबिया, तो कोलंबिया की राजधानी जो है बोगाटो होती है, तो बी का चौथे से। अगला कह रहा है मिस्र, तो मिस्र की राजधानी जो है कायरो होती है, तो सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार और लास्ट कह रहा है महाराष्ट्र। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी स्थित है। और बता दें यह राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1930 में की गई थी। कब भैया? 1930 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत की सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी भी मानी जाती है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर में पायरिया रोग कहाँ पर होता है? तो भैया बताइए, मानव शरीर में पायरिया रोग कहाँ पर होता है? पैर में, मसूड़ों में, नाक में, हृदय में? तो राइट आंसर बनेगा पायरिया रोग मसूड़ों में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक है जो डैश में पाया जाता है। तो बताइए फ्लोएम कहाँ पर पाया जाता है? पौधों में, जानवरों में, मनुष्यों में, कीटों में? तो फ्लोएम जो है पौधों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में शब्द सद्भावना का सही संधि विच्छेद है। तो बताइए दोस्तों, सद्भावना का इस चारों में से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सत प्लस भावना। यही जो है चारों में से सही संधि विच्छेद जो है सद्भावना का है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा एसिड बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा एसिड है जो बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है बैटरियों में किया जाता है और इसके अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है और यह बैटरियों में प्रयोग किए जाने वाला एक प्रकार का एसिड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से खाक में मिलाने
मुहावरे का सही अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब कुछ नष्ट हो जाना, डर जाना, ईर्ष्या करना, अकड़ में रहना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ नष्ट हो जाना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, खाक में मिलाना का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। तो बताइए राजा शब्द का सही पर्यायवाची इन चारों में से कौन सा है? लंकेश, रघुवीर, महान, नरेंद्र। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राजा शब्द का जो है सही पर्यायवाची जो है नरेंद्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में शब्द गुप्त का विलोम शब्द होगा। तो गुप्त का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शंस हैं, पहला कह रहा है अगुप्त, दूसरा कह रहा है मूक, तीसरा कह रहा है प्रकट और लास्ट कह रहा है निष्ठ। तो गुप्त का जो है सही विलोम शब्द जो है प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इति ईत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि इति और ईत शब्द का अर्थ सही जो है किस विकल्प में दिया है। पहला कह रहा है इति का जो है समाप्ति, दूसरा कह रहा है ईत का बाधा। तो इन चारों में बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले इति का अर्थ होता है समाप्ति और दूसरे ईत का अर्थ होता है बाधा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन चारों में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भैया संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में या भाग 2 में? तो बता दें भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, भाग 9 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनवरी 2025 पे भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख तक पहुंच गया है? तो बताइए जनवरी 2025 तक जो है भारत में जीएसटी का कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? 1.76 लाख करोड़, दूसरा कह रहा है 1.66 लाख करोड़, तीसरा कह रहा है 1.96 लाख करोड़ और लास्ट कह रहा है 1.85 लाख करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी तक जो है जीएसटी का कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न संवैधानिक प्रावधानों को उनके अनुच्छेदों से मिलान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि एक तरफ उस संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इनको आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है, तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है वित्तीय आयोग। तो वित्तीय आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है, तो बी का चौथे से। अगला कह रहा है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में दिया गया है, तो सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं। तो इनका प्रावधान अनुच्छेद 312 में दिया गया है, तो डी का दूसरे से। इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो बताइए भैया महाराष्ट्र में जो स्थित औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? पहला कह रहा है छत्रपति संभाजी नगर, दूसरा कह रहा है सतारा, तीसरा कह रहा है धुले और लास्ट कह रहा है धाराशिव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताइए सौरमंडल के कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया,
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो बताइए दोस्तों, जल बजट को अपनाने वाला जो है कौन सा राज्य इन चारों में से बना है। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो राइट आंसर बनेगा हाल ही में अभी रेल जल बजट को अपनाने वाला केरल राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। पहला कह रहा है दृश्यमान प्रकाश, दूसरा कह रहा है अवरक्त विकिरण, तीसरा है पराबैंगनी विकिरण और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त विकिरण। यही जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को पृथ्वी के अधिकांश भाग में उत्सर्जित अवशोषित करती है, ठीक है, जो निचले भाग को गर्म रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त विकिरण। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका 2022 में पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए भैया किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 नवंबर, दूसरा कह रहा है 10 फरवरी, तीसरा कह रहा है 8 अक्टूबर और लास्ट कह रहा है 22 मार्च। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए भैया कोप 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है मिस्र, दूसरा कह रहा है स्कॉटलैंड, तीसरा कह रहा है नई दिल्ली और लास्ट कह रहा है मॉरिशस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मिस्र में जो है कोप 27 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन कह रहा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का क्या अनुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात क्या है। 3:5 है, दूसरा कह रहा है 2:3 है, तीसरा कह रहा है 3:2 है और लास्ट कह रहा है 2:5 है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 2:3। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो बताइए दोस्तों आईपीएल के नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन से हैं। पहला कह रहा है विराट कोहली, दूसरा है केएल राहुल, तीसरा है ऋषभ पंत और लास्ट कह रहा है वैभव सूर्यवंशी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऋषभ पंत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी यही जो है आईपीएल के बने हैं, सबसे महंगे बिकने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कुर्ग को, दूसरा है दार्जिलिंग को, तीसरा है श्रीनगर को और लास्ट कह रहा है लद्दाख को। तो बता दें भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा कुर्ग। ठीक है, और बता दें यह कुर्ग जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर भैया, कर्नाटक राज्य में ये कुर्ग स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बताइए भैया इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पहला कह रहा है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और लास्ट कह रहा है पाकिस्तान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कश्मीर में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कूट नाम क्या था। तो बताइए अभी हाल ही में दोस्तों
भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पीओके में जो है ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम जो है सिंदूर ऑपरेशन रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये मई महीने की बात है और इस ऑपरेशन के तहत जो है पाकिस्तान के लगभग 100 से अधिक जो है आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। ये अनुमान जो है भारतीय सेना के अनुसार जो है बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो बताइए दोस्तों इन सभी में इजराइल की राजधानी कौन सी है। पहला कह रहा है जेरूसलेम, दूसरा है डबलिन, तीसरा है तेहरान और लास्ट कह रहा है ओटावा। इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जेरूसलेम यही जो है इजराइल की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में किस राज्य में विधान परिषद है। तो इन चारों में बताइए किस राज्य में जो है विधान परिषद है। गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में जो है विधान परिषद है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में मथुरा की स्टाइलिंग की पारंपरिक कला कौन सी है। तो बताइए दोस्तों मथुरा की जो है स्टाइलिंग की परंपरा कौन सी है। ठीक है, पहला कह रहा है लघु कला, दूसरा कह रहा है कजरी, तीसरा कह रहा है सांझी और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा सांझी जो है मथुरा की स्टाइलिंग पारंपरिक कला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वॉलीबॉल निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बताइए भैया वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। अर्जेंटीना, नेपाल, स्कॉटलैंड या इंडोनेशिया। तो राइट आंसर बनेगा वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बुद्धादेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बताइए भैया बुद्धादेव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन हैं कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार अर्थात गोरिल्ला रणनीति थी। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है राइट आंसर बनेगा जिसकी जो है छापामार अर्थात गोरिल्ला रणनीति थी। ऑप्शन है मराठा, दूसरा है नायक, तीसरा है ब्रिटिश और लास्ट कह रहा है मुगल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मराठा की सेना की जो है रणनीति छापामार अर्थात गोरिल्ला रणनीति थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें शिवाजी जो है गोरिल्ला रणनीति में जो है सबसे ज़्यादा माहिर थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो बताइए दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है कोसी, दूसरा है पुनपुन, तीसरा है गंडक और लास्ट कह रहा है निरंजना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से किस जगह पर स्थानांतरित किया है। तो बताइए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से किस जगह पर स्थानांतरित किया था। पहला है कन्नौज, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है पाटलिपुत्र और लास्ट कह रहा है मगध। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से जो है कन्नौज स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के
स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। पहला कह रहा है राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, दूसरा कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र और तीसरा कह रहा है निजी क्षेत्र, लास्ट कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र। तो राइट आंसर बनेगा निजी क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्ति के समूह के जो है स्वामित्व का व्यवसाय शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो इनमें बताना है कि कौन जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। पहला कह रहा है रूढ़ता, दूसरा है जन्म, तीसरा है मृत्यु और लास्ट कह रहा है प्रवसन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रूढ़ता यही जो है जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो बताइए दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे। पहला कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और लास्ट कह रहा है हसरत मोहानी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता जो है हसरत मोहानी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये पूर्ण स्वराज की मांग जो है हसरत मोहानी द्वारा 1921 में की गई थी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। पहला कह रहा है क्रांति सरकारों द्वारा गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, दूसरा कह रहा है शक्तियों का विभाजन, तीसरा कह रहा है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन और लास्ट कह रहा है संघीय बैंक की स्थापना। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रांति सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल अर्थात नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो बताइए दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में स्थल में मिली नर्तकी कांस्य प्रतिमा थी उसमें जो है किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था बनाने में। तो पहला कह रहा है संगमरमर पत्थर की नक्काशी, दूसरा है लकड़ी की नक्काशी, तीसरा है हाथी दांत नक्काशी और लास्ट कह रहा है मोम लोपी ढलाई। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मोम लोपी ढलाई जो है तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संपूर्ण विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो बताइए दोस्तों संपूर्ण विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 18, 20, 24 या 15। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व को 24 काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपका 2022 के पेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो बताइए भैया इनमें से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसका मुख्य लक्ष्य जो है स्थिरता के साथ विकास करना था, चौथी, दूसरी, पाँचवीं या सातवीं। तो राइट आंसर बनेगा चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो बताइए दोस्तों देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। पहला कह रहा है उदय उमेश ललित, दूसरा है भूषण रामकृष्ण गवई, तीसरा है अनिल अग्रवाल और लास्ट कह रहा है संजीव खन्ना।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई ने जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो बताइए दोस्तों, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के जो है मुख्य कारण क्या था। पहला कह रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता लाना, दूसरा कह रहा है हिंदुओं और ईसाइयों के बीच एकता लाना, तीसरा कह रहा है राष्ट्र को जागरूक करना, और लास्ट कह रहा है मुस्लिम और ईसाइयों के बीच एकता लाना। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एकता लाना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो बताइए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। पहला कह रहा है कलकत्ता अधिनियम 1899, दूसरा है साइमन कमीशन का भारत आना, तीसरा है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, और लास्ट कह रहा है महिला शिक्षा व बाल विवाह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण जो है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो बताइए भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या बिपिन चंद्र पाल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है 1939 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी भैया, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा जंगल है जिसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हैं उत्तरी पूर्वी भारत के वर्षावन, दूसरा है टैगा वन, तीसरा है अमेजन वर्षावन, और लास्ट कह रहा है टुंड्रा वन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों बता दें, ये अमेजन वर्षावन जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, और इन्हें जो है पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारत के ऐसे कौन से स्थान हैं जहां पर दिन और रात के तापमान में जो है व्यापक अंतर पाया जाता है। पहला कह रहा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा है थार मरुस्थल में, तीसरा है गोवा में, और लास्ट कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थार के मरुस्थल में दिन और रात में जो है व्यापक अंतर पाया जाता है। ठीक है, इनके तापमान पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है। तो बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 कहाँ पर जो है मनाया गया है। पहला कह रहा है उड़ीसा, दूसरा कह रहा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है झारखंड, और लास्ट कह रहा है आंध्र प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया, अभी तक आपको लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।